शुरू करते हैं। आपके लिए जीव विज्ञान चल रहा है और जीव विज्ञान का चैप्टर हम डायरेक्ट अब चलेंगे 9। ठीक है, 9 इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोशिका विज्ञान से है, जिसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं। तो कोशिका विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो चलिए, इसका पहला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर है और देखते चलेंगे। और सिर्फ 52 क्वेश्चन है और कितना आप नंबर उठाते हैं बताइए 52 में। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, सेल तो कोशिका को ही कहते हैं। सेल नाम जो है किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल का नाम दिया था। ठीक है, मतलब कोशिका नाम दिए थे, बताइए उनका नाम। आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक का नाम सुने ही होंगे, अवश्य सुने होंगे भाई, रॉबर्ट हुक, है ना। चलिए आगे चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कोशिका के बारे में निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है, ये 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है और फटाफट देना है। बताइए, दूसरा प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी, सभी जो हैं देह उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। ये जो है सत्य नहीं है, सब में तो अलग अलग कोशिका होती है, जरूरी नहीं कि सब में एक जैसा होता है। यही बात है, देह मतलब शरीर, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो सब टिश्यूज में जरूरी नहीं है। आगे चलेंगे, तीसरा प्रश्न, और सब 3 ऑप्शन सही हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका है कौन है बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी है ना। चलिए चौथे प्रश्न आपके सामने, टाइम नहीं देंगे ज्यादा क्योंकि और भी सब्जेक्ट हैं, खत्म करना जल्द। अब प्ले लिस्ट बन चुका है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव 2026 बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट। जीवद्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीवद्रव शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था, बता दीजिए। चौथा प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, पुरकिंजे ने किया था। किसने? पुरकिंजे ने। चौथे प्रश्न का जवाब भी आप दे दिए। अब पांचवा प्रश्न है, जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? बताइए, जीवद्रव बताइए जीव विज्ञान का भौतिक आधार है, ये किसने कहा था, हम जानना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न ऑप्शन नंबर सी, पांचवा नंबर सी, हेक्सेल ने। चलिए ये भी क्लियर। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। छठा प्रश्न क्या है कि कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है? कोशिका का जीवित अंश जो है जीवद्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है? छठा प्रश्न का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव अन्य कोशिकांग से बना होता है, यही सवाल है। छठा प्रश्न का डी आंसर जवाब दे दिए। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सातवां प्रश्न क्या है बताइएगा। तो सातवां प्रश्न है कि कौन सी रचना जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, मतलब अलग करती है? जंतु कोशिका वनस्पति कोशिका में कौन सा ऐसा है ऑप्शन के हिसाब से जो अलग करती है दोनों में? तो और कोई नहीं, सेंट्रियोला अलग करती है। सेंट्रियोला, ऐसे कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली ऐसा नाम तो सुना ही है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से सेंट्रियोला सही आंसर है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं, राइबोसोम भी दोनों में आपको मिलेगा, सेंट्रोमियर भी दोनों में लगभग मिलता ही है। चलिए आठवें प्रश्न, आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे छोटा तो माइकोप्लाज्मा पढ़े भाई, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है ये आपको जानना जरूरी है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग पूछा आपसे, तो आपसे सबसे बड़ा पूछेगा प्लास्टिड। प्लास्टिड बोलिएगा सबसे बड़ा है कोशिकांग। चलिए नौवां प्रश्न आ चुके हैं। नौवां प्रश्न है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, मतलब बाहर का जो कवर होता है वो क्या कहलाता है? पादप कोशिका का, पादप मतलब पौधे, बताएंगे। नौवां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। सही बात है, कोशिका भित्ति इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधे में कोशिका भित्ति ही होती है, मानव में थोड़ी होता है। और कोशिका भित्ति को हम सेल वॉल कहते हैं, ये हम जानते हैं। तो कोशिका भित्ति होती है तो कैसी होती है बता सकते हैं? तो कोशिका भित्ति परागम्य होती है। अपरागम्य किसे बोलते हैं प्लीज कमेंट करिए। देखिए परागम्य का मतलब हिंदी में सुनिए, निर्जीव, कठोर चीज, है ना, मोटी परत, इस तरह का बोलिए, उसी को परागम्य बोलते हैं। तो सेल बहुत वही होता है, दीवार जैसा होता है, मोटी होता है, कठोर होता है, ठीक है। या परमिएबल बोल दीजिए, परागम्य का इंग्लिश शब्द है। तो आपको ये ध्यान रखना, परागम्य मतलब कठोर। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में पोषकों में से कौन सा एक पौधों को कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? एक संरचनात्मक घटक है, बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम।
ठीक है, कैल्शियम। चलिए 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 12वां प्रश्न क्या है, सुन लीजिए। कोशिकाओं को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। तो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। ठीक है, आगे चलेंगे। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, मतलब पौधा की कोशिका में पाया जाता है, बता दीजिए। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी में पाया जाता है। कोशिका भित्ति तो पाया जाता है, लवक पाया जाता ही है, और रिक्तिकाएं भी पाई जाती है। चलिए 14 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 14 प्रश्न क्या है बता दीजिए और जानना चाहते हैं हम। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन करेगा? अल्टमैन ने किया था, ये हम जानते हैं। आगे चलेंगे। सिर्फ मॉक टेस्ट है, बिहार एसएससी में 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। 15वां प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, हम जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। 16वां प्रश्न क्या है बता दीजिए। 16वां प्रश्न है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, हम जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, भोजन का ऑक्सीकरण। भोजन का ऑक्सीकरण। चलिए 17वां प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टी कहलाता है। क्रिस्टी कहलाता है। 18वां प्रश्न क्या है बता दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है किसमें अनुपस्थित होता है, हम जानना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया में होता है। चलिए 19वां प्रश्न क्या है बता देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, हम जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली। आगे चलेंगे, 20वां प्रश्न की बात करेंगे। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग अंगक में डीएनए होता है, बताइए। 20वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में है ना डीएनए का होता है। इसमें आंतरिक झिल्ली बता दिया। चलिए 21 सवाल आ गए ना, फटाफट चल रहे हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में, अनुपस्थित मतलब है नहीं हूं मैं उपस्थित, कौन सा कार्य जो है संपादित नहीं होगा? कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा बता दीजिए, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा अगर राइबोसोम नहीं होगा तो, है ना। 22वां प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, हम जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम में होगा। चलिए 23वां प्रश्न आज गए। 23वां प्रश्न है, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल कहलाता है। क्या कहलाता है? घना जाल। 23वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी, अंतःप्रद्रवीय जालिका कहलाता है। चलिए और भी बात करें। 24 सवाल, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। 25 सवाल है, कोशिका या कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है, बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे चलेंगे। 26 सवाल, अवर्णिक लवक जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, मुख्यतः पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, जोड़ों की कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, और कुछ जानकारी लेना है। आगे चलेंगे, 27 से सवाल चलेगा। 27 सवाल है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण या आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो कौन करता है? किसका काम है ये काम, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोप्लास्ट का है। अगर फूल और बीज में विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग आ जाए तो क्रोमोप्लास्ट होगा। अगर हरा रंग सिर्फ आ जाए तो बताइए क्या होगा। लीजिए, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने वाला को क्या कहते हैं? डायरेक्ट सवाल यही है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट सभी रंग देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट बता दीजिए। 29 है, कोशिका की आत्महत्या की थैली, बताइए। आत्महत्या की थैली कहलाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? सेल का। 29 ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम ही तो है, हत्यारा है ये। चलिए 30वां प्रश्न है, लेकिन अच्छा वाला हत्यारा भी कह दिए। 30वां प्रश्न है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देना या नष्ट कर देना या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, कहलाती क्या है, बता दीजिए। तो वो कहलाएगी ऑप्शन नंबर डी,
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, 31 सवाल, 31 है 80% से अधिक शेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो 80% से अधिक शेल मतलब कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है सबसे ज्यादा, बताइए। तो जल है, और क्या, जल ही तो है। चलिए ये भी क्लियर हो गए। 32 सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है। 32 सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहक या संग्रह कारक की तरह कार्य करती है, बताइएगा। 32 सवाल, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। चलिए 33 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो किसकी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति। आगे चलेंगे, 34 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है हम जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी स्रवी कहलाता है। और गोल्जी काय का प्रमुख कार्य स्रव करना, मतलब उसमें जो पदार्थ है स्रव होते हैं, निकलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 35 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि कोशिका का रसोई घर बताइए किसे कहा जाता है। रसोई घर, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम। तो रसोई घर किसे कहिएगा हम जानेंगे, तो हम उसे क्लोरोप्लास्ट को ही कहेंगे ना, कोशिका का रसोई घर। चलिए 36 सवाल आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा कार्य जो है चिकने अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा प्रोटीन का संश्लेषण होना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न होता है, तो वह है ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन का संश्लेषण संपन्न नहीं होता है। 37वां प्रश्न क्या है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है। तो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, ये ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो लवक नहीं होता है, सही बात है, ये लवक तो आपको पादप कोशिका में मिलेगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स कार्य करते हैं, तो लाइसोसोम कार्य करते हैं ये बोल दीजिए। तो हम बताएंगे 38 का जवाब है ऑप्शन नंबर सी अंतःकोशिकीय पाचन में। लाइसोसोम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्महत्या की थैली है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है किसे, लाइसोसोम को। चलिए 39 आ गए, डीएनए की बात कर रहे हैं। डीएनए के ड्यू हेलिक्स का नाम सुने होंगे, हेलिक्स प्रारूप को जो है पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। ड्यू हेलिक्स प्रारूप को पहली बार डीएनए के अनुसार बताना है कि किसने प्रस्तावित किया था, ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने दिया था। 40वां प्रश्न है न्यूक्लियस की सर्वप्रथम जो है खोज किसने की, या आप ये भी बोल सकते हैं न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की। क्वेश्चन किसी भी तरह घुमाया जा सकता है, डिपेंड करता है आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी ब्राउन ने। ब्राउन का नाम सुने होंगे आप, ये लूसेंट बुक से चल रहा है, आप देख रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी कंप्लीट करवाया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप जरूर देख लेंगे। 41वां प्रश्न है कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है तो कैसे होती है। तो ऑप्शन बड़ी केंद्रक द्वारा होती है। और भी बातें करेंगे। 42 सवाल आपके स्क्रीन पर है गुणसूत्र को क्रोमोसोम कहते हैं, शब्द का प्रदान जो है किया था, कौन क्रोमोसोम शब्द का प्रदान किया, किसने बताया, हम जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाल्डेयर ने किया था, वाल्डेयर का नाम आता है। चलिए 43 सवाल आपके सामने है अंतःप्रद्रव जालक जिसे हम ER की खोज की। तो ER की खोज किसने की हम जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी पोटर ने की थी। किसने, पोटर ने की थी। और भी जानकारी ले। 44वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्रक जो होते हैं वो किसमें अनुपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जीवाणु में अनुपस्थित होते हैं, उपस्थित नहीं होते इसमें। चलिए 45वां प्रश्न आपके सामने सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ओफियोग्लोसस बोलेंगे, ओफियोग्लोसस बोलेंगे, याद रखिएगा। 46 सवाल है कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध परागम्य है। अर्ध कठोर, कम कठोर, ऐसे बोल दीजिए। ठीक है, अर्ध परागम्य, प्रगम मतलब होता कठोर, ठीक है, याद रखिएगा, कठोर टाइप का होता है। तो अर्धपरागम्य है तो कौन है, आधा मतलब कठोर है, ज्यादा नहीं है। लेकिन अब जैसे ही आपको आए ज्यादा
कठोर की बात आएगी तो हम सेल वॉल का टिक लगाते हैं, लेकिन अर्धपरागम्य है तो कौन सा आंसर होगा बता दीजिए। तो कोशिका झिल्ली ही होगा ना, यही तो है, झिल्ली कम है लेकिन है तो ये भी कठोर के रूप में ही। आगे चलेंगे 47, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ मिलते हैं बताइए। 47 का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया टिक लगा दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया। 48 निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में या अंगक से लाइसोसोम बनता है। लाइसोसोम जैसे ही नाम सुनते हैं तो हमको आत्महत्या की खैली याद आती है कोशिका की, लेकिन यह बनता कहाँ है, सवाल तो ये जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी गाल्जिकाय, क्योंकि गाल्जिकाय में स्राव होते हैं। 49 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, कौन सा ऐसा सेल है, सेल का ऑर्गन है बताइए, जानना चाहते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या प्रोकैरियोटिक में नहीं आता, यूकैरियोटिक में आता है, समझ गए, पढ़ चुके हैं। 50 प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। इस अपरिभाषित मतलब अनिश्चित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है, चलिए बताइए। में पाई जाती है तो 50 प्रश्न का जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर बी केंद्रक का। देखिए केंद्रक का नहीं समझ में आया, मतलब केंद्रक जो ये ऑप्शन नंबर बी है ये सही होगा। इसको हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्ली, केंद्रक माने न्यूक्ली, न्यूक्लियोइड, ठीक है, क्लियर, ऐसे बोल दीजिए। चलिए आगे चलेंगे। 51 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 51 सवाल है कि एक कोशिकीय जीवों की जो है स्थिति में अतिरिक्त जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जो है, ऑर्गन जो है, एक भूमिका निभा सकता है, एक भूमिका निभा सकता है। तो वो है और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी धानी, धानी द्वारा ही निकलता है, धानी, धानी है ना, धानी द्वारा निकलता है, धामनी द्वारा निकलता है। धामनी क्या होता है बताइए, तो धामनी का नाम सुनेंगे, बहुत फेमस है, हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी, बताइए। धानी, धानी द्वारा निकलता है। देखिए धानी किसे कहा जाता है पता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन धानी का मतलब थोड़ा बता देते हैं। इसे हम संकुचनशील रिक्तिकाएं भी बोल सकते हैं, इसके रूप में ही उत्सर्जन किया जाता है या निकालने की प्रक्रिया किया जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, धानी का कोई ऐसा भूमिका है नहीं, धानी नाम दे दिया है, लेकिन ये प्रक्रिया के द्वारा होता है और ये अंदर जितने भी पानी एकत्र होते हैं या जो पदार्थ होते हैं उसे निकाल दिया जाता है कि भाई हानि ना हो, धानी इसे कहते हैं। तो धानी कोई शब्द नहीं है, आप उसे इग्नोर कर दीजिए। आगे चलेंगे। 52 सवाल है, कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा मतलब एनर्जी करेंसी निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। और सही बात है, कोशिका प्रक्रिया में अगर ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी के रूप में देखा जाए तो हम इसे एटीपी को बोलेंगे, क्योंकि एटीपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सही बात है, एनर्जी ऊर्जा तो है, करेंसी है, मुद्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये हो गया। तब ये देखिए नेक्स्ट आता है आपका परिस्थितिकी इकोलॉजी से टोटल, वो भी सवाल अच्छे खासे रहेंगे, तो तैयार रहेंगे। चलिए मिलते हैं तुरंत 1 घंटे बाद।